अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरे थाने से तकरीबन 3.5 मील दूर एक गांव में कत्ल की वारदात हो गई। थाना कस्बे में था, गांव इतना बड़ा भी न था और छोटा भी न था। मकतूल की उम्र 55 और 60 साल के दरमियान बताई गई। वो गांव के बड़े जमींदारों में से एक था। इसके 2 बेटे थाने में आए थे। बड़े की उम्र 27-28 साल थी और छोटा 22-23 साल का था। इनके साथ गांव का नंबरदार भी था। गांव से चंद एक खेत आगे मकतूल का सब्जियों का बाग था। वहां एक कमरे का मकान था जो मकतूल या इसके घर के अफराद के काम आता था। आमतौर पर वो बंद ही रहता था। बाग में काम करने वाले मज़ारेइन का मकान इस मकान से कुछ दूर था। मकतूल को छोटे मकान के सहन में कत्ल किया गया था। मैंने कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए इनसे ज़रूरी बातें पूछी और इनके साथ चल पड़ा। रास्ते में इनसे वो सवाल करता गया जो कत्ल की वारदात में हर थानेदार की ज़बान पर आते हैं। ये तो हमारा मामूल था। ऐसे सवालात अपने आप ही ज़बान पर आ जाया करते थे। मुझे हर सवाल का जवाब मकतूल के बड़े बेटे से मिलता था। उसका नाम फिरोज था, जिसे आप असली नाम न समझें। मेरी याददाश्तों में इसका नाम नहीं लिखा। ये वारदात मुझे इस तरह याद आई कि चंद ही दिन पहले मैंने एक अखबार में खबर पढ़ी थी जिसकी सुर्खी थी कि बूढ़े के पीछे एक जवान औरत ने अपने खामिद से तलाक ले ली। खबर दिलचस्प थी। एक बूढ़ा आदमी अपनी बीवी को तलाक दे रहा था और एक जवान औरत अपने खामिद से तलाक मांग रही थी और फिर दोनों का प्रोग्राम शादी करने का था। मुझे ये खबर पढ़कर अपनी सर्विस की बिल्कुल ऐसी ही एक पुरानी वारदात याद आ गई। अपनी डायरियों को खंगाला तो इनमें वारदात मिल गई जो आपको सुना रहा हूँ। मैंने रास्ते में कोई बारीक बात न पूछी क्योंकि मैं घोड़ी पर सवार था और बाकी सब पैदल जा रहे थे। दूसरी वजह ये कि नंबरदार भी साथ था और मेरा अमला भी साथ साथ चला जा रहा था। मैंने सबके अलग अलग बयान तो लेने ही थे। बाग में पहुंचे तो मुझे छोटे मकान में ले जाया गया जिसके सहन में चारपाई बिछी हुई थी। इस पर बड़ा अच्छा बिस्तर था और मकतूल इस बिस्तर पर टेढ़ा मेढ़ा होकर पड़ा था। उसके गले में पगड़ी थी जो उसकी अपनी ही थी। खून का जरा सा भी धब्बा नहीं था। मैंने इसकी गर्दन के गिर्द लिपटी हुई पगड़ी हटाई तो गर्दन से साफ पता चलता था कि उसका गला घोटा गया है और पगड़ी को फांसी का रस्सा बनाया गया था। मैंने पूछा कि ये रात को यहीं सोया करता था तो मुझे जवाब मिला कि रोजाना नहीं, कभी कभी रात को यहाँ आकर सोता था। दरवाजे के मुतालिक पूछा तो मालूम हुआ कि दरवाज़ा रात को खुला रहता था। मैंने लाश को उलट पुलट कर देखा। चोट या जख्म का कोई निशान नहीं था। कमरे में जाकर देखा, बड़ा साफ सुथरा कमरा था। एक पलंग बिछा पड़ा था और 3 या 4 अच्छी किस्म की कुर्सियां थीं और एक तिपाई भी थी। तिपाई पर शराब की बोतल पड़ी थी और 3 गिलास भी थे। आधी बोतल में शराब मौजूद थी। मैंने तीनों गिलास देखे। सिर्फ एक गिलास में शराब के 3-4 कतरे पड़े हुए थे। दूसरे दोनों गिलास सूंघे, इनमें शराब नहीं डाली गई थी, जिससे ये जाहिर होता था कि सिर्फ एक आदमी ने रात को शराब पी है। फर्श कच्चा था। घरों के लिए ये कच्चा फर्श मुनासिब व मौजू था, लेकिन लोगों को पता चला कि ये शख्स मारा गया है तो सब सहन में घूमते फिरते रहे और मुलजिम के खुरे गायब हो गए। बाहर भी कोई खुरा मिलने का इम्कान नहीं था। लोगों ने सब खुरे मिटा डाले थे। मकतूल ने कुर्ता पहना हुआ था। उसकी जेब में हाथ डाला तो 3-4 10-10 रुपयों के और एक 5 रुपए का नोट बरामद हुआ और 2 या 3 रुपए सिक्कों में थे। मकतूल के बाएं हाथ की एक उंगली में सोने की वजनी अंगूठी थी। तकिए के करीब इसकी घड़ी भी पड़ी हुई थी। अगर ये वारदात डकैती की होती तो इसकी जेब में पैसे और इसकी उंगली में अंगूठी ना होती और घड़ी भी गायब हो जाती। ये ख्याल भी आया कि वारदात डाके की होती तो मुलजिम इसके घर डाका डालते। वो खुशहाल जमींदार था। उसके घर में रकम और जेवरात का होना लाजमी था। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी मकतूल के बड़े बेटे फिरोज को। मैंने अपने साथ रखा और उसके छोटे बेटे मंसूर को लाश के साथ जाने की इजाज़त दे दी। पोस्टमार्टम के बाद उसने लाश वसूल करनी थी। मैं तफ्तीश के लिए मकतूल के इसी मकान के सहन में बैठ गया। तिपाई और कुर्सियां सहन में रख दी गईं और नंबरदार ने पलंग भी उठवाकर बाहर मेरे करीब सहन में रखवा दिया। ये तो मैंने फिरोज से रास्ते में ही पूछ लिया था कि इनकी या इसके मकतूल बाप की किसी के साथ दुश्मनी थी। फिरोज ने दो टोक लहजे में जवाब दिया था कि इनकी किसी के साथ खानदानी दुश्मनी नहीं थी, जैसी कि उमूमन देहाती इलाकों में हुआ करती है। किसी के साथ जमीनों का तनाज़ा या किसी और वजह से लड़ाई झगड़ा नहीं था।
मकतूल की ज़ाती दुश्मनी के मुतालिक फिरोज़ ने कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया था। ये मैंने अब मालूम करना था कि मकतूल की ज़ाती यानी प्राइवेट ज़िंदगी किस तरह गुजरी थी। मैंने सबको बाहर भेज दिया और सबसे पहले सब्जियों के इस बाग में काम करने वाले मज़ारे को बुलाकर अपने पास बिठाया। ये अधेड़ उम्र मज़ारे था। इस गरीब मज़ारे के चेहरे पर खौफ और घबराहट का गहरा तासुर एक कुदरती अमर था। मैं अपनी तफ्तीशी कहानियों में कई बार लिख चुका हूँ कि इन मज़ारों और नौकरों को ये बड़े ज़मींदार और जागीरदार किस तरह इस्तेमाल किया करते हैं, और जब इन पर कुछ बन जाती है तो इन्हीं गरीबों को आगे कर देते हैं। अंग्रेज़ों के वक्त में तो हम इन वडेरों को पकड़ लिया करते थे और इन्हीं मज़ारों को इनके खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल करके सज़ा दिलाते थे। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि वही वडेरे इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। मकतूल के इस मज़ारे के साथ मैंने थानेदारों के अंदाज से बात न की, बल्कि मेरे अंदाज में शफ़क़त और हमदर्दी थी, और इसे यकीन दिलाया कि वो जो कुछ भी बताएगा वो राज में रहेगा और किसी को पता नहीं चलने दिया जाएगा कि फलां बात उस मज़ारे ने बताई थी। इस मज़ारे का मकान बाग की दूसरी तरफ था, इसलिए इन लोगों को रात के वक्त पता नहीं चल सकता था कि मकतूल के मकान में कोई आया है या नहीं। जिस रात मकतूल इस मकान में सोया था, उस रात इन लोगों को बता दिया जाता था कि आज रात चौधरी साहब यहाँ सोएंगे, लेकिन इनके लिए ये हुक्म भी था कि कोई इस तरफ ना आए। इसका मतलब साफ था कि चौधरी साहब के मकान में जुए की बाजी लगेगी या कोई और बदकारी होगी। सबसे पहले तो मैंने ये मालूम किया कि इस मज़ारे की फैमिली क्या है। उसने बताया कि एक तो वो खुद है, इसकी बीवी है और 3 लड़के हैं। बड़े की उम्र 15-16 साल, इससे छोटा 12-13 साल और तीसरे की उम्र 6-7 साल थी। मेरा शक रफ़े हो गया था, जो ये था कि मज़ारे की जवान बहू या बेटी होगी और मकतूल ने उससे दोस्ती लगा रखी होगी, और इस सिलसिले में ही चौधरी को गला घोंटकर मार दिया गया। मज़ारे से पूछा कि मकतूल जिस रात यहाँ सोता था, तो क्या इस रात कभी कोई औरत भी यहाँ आती थी? उसने बताया कि एक तो यहाँ कुंडे और मशकूक किस्म के आदमी आते थे, और दूसरे ये कि शराब चलती थी और कभी कोई औरत भी आती थी। क्या तुमने कभी कोई औरत देखी है? मैंने पूछा। नहीं हुजूर, उसने भिखारियों की तरह हाथ जोड़कर जवाब दिया। इतना तो पता चल ही जाता है कि आज रात कोई औरत आई है, लेकिन ये भी देखने की कोशिश या हिम्मत कभी भी नहीं की कि औरत कौन है। एक औरत के मुतालिक बता सकता हूँ, ये दिन को भी कभी कभी यहाँ आती है, और इस वक्त आती है जब चौधरी साहब यहाँ मौजूद होते हैं। रात को भी ज़रूर आती होगी। उसने इस औरत के मुतालिक जो तफसील बताई वो यूँ थी कि उसका नाम सरवरी था, उसका खामिन फौज में जमादार था। ज़हन में रखें कि इंडियन आर्मी में जो जमादार का ओहदा था वो पाकिस्तान आर्मी में नायब सूबेदार कहलाता है। मैं लफ्ज़ जमादार ही इस्तेमाल करूँगा। मज़ारे ने बताया कि सरवरी बहुत ही खूबसूरत औरत है और उसकी चाल ढाल और सेहत वगैरह इतनी अच्छी है कि अपनी असली उम्र से बहुत कम की लगती है। मज़ारे ने यह भी बताया कि उसने उड़ती उड़ती सुनी है कि मकतूल अपनी बीवी को तलाक देकर इस औरत सरवरी के साथ शादी करने का इरादा कर चुका था, और ये भी सुना कि सरवरी अपने खामिन से तलाक ले रही थी। इस मज़ारे से मैंने और भी बहुत कुछ पूछने और उसके सीने से कोई ख़ास बात निकालने की कोशिश की, लेकिन और कोई ख़ास बात मालूम न हुई, और मुझे ये यकीन हो चुका था कि ये शख्स झूठ नहीं बोल रहा। मज़ारे को बाहर भेजकर मैंने मकतूल के बड़े बेटे फ़िरोज़ को बुलाया। फ़िरोज़ को मैंने बड़ी गौर से देखा। पहली बात ये देखी कि इसे अपने बाप की मौत का इतना गम नहीं लगता था जितना होना चाहिए था। अगर बाप तबई मौत मरता तो और बात थी, उसका बाप कत्ल हुआ था। मैंने ऐसे बेटे देखे हैं जो इंतकाम और खून का बदला, खून के सिवा कोई बात ही नहीं करते थे, लेकिन ये बेटा कुछ ठंडा ठंडा सा लगता था। मैंने उसके साथ बात शुरू की थी कि वो मेरी सुने बगैर बोल पड़ा। मेरे बाप की क्या पूछते हो साहब? फ़िरोज़ ने उकताए हुए से लहजे में कहा। उसका यही अंजाम होना था। गुज़िश्ता रात न होता तो कुछ अरसे बाद हो जाता। उसके अंदाज और लबो लहजे से मुझे ये इत्मीनान हुआ कि कत्ल का बाइस मालूम हो जाएगा। मैंने फ़िरोज़ की हौसला अफजाई की और उसे उकसाया कि वो खुलकर और बेतकल्लुफ़ी के साथ बात करे। उसने पहली बात ये कही कि उसका बाप शरीफ आदमी नहीं था, शराब पीता था। ये तो मैंने शराब की बोतल कमरे में पड़ी देखकर मालूम कर ही लिया था। गुंडों और बदमाशों के साथ उसकी यारी थी। आधी जुएबाज था और बाग वाले मकान में कभी कभी जुए की महफिल जमाता और जुए का एहतमाम भी करता था। अय्याश आदमी था। बहरहाल फ़िरोज़ ने अपने बाप की जो आदतें और खसलतें बताईं वो मेरे लिए कोई नई नहीं थीं।
इन बड़े जमींदारों में अक्सरियत ऐसे ही लोगों की थी। खुशहाली हो और ताकत हो तो ये लोग अय्याशी ना करें तो और क्या करें। फिरोज ने मकतूल की ये आदत तफसील से सुनाई तो मैंने उससे पूछा कि सरवरी कौन है और उसके साथ मकतूल के क्या ताल्लुकात थे। मैंने उसे यह ना बताया कि इसका मज़ार मुझे इन ताल्लुकात के मुतालिक बता चुका है। फिरोज ने कहा कि ये कोई ठगी छुपी बात नहीं। मकतूल और सरवरी की दोस्ती 4-5 महीने हुए शुरू हुई थी। मज़ारी की तरह फिरोज ने भी बताया कि सरवरी कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छे कद काठ वाली है। उसने ये भी कहा कि सरवरी की उम्र 40 साल से ज़्यादा होगी, कम नहीं, लेकिन 30 साल से एक दिन ऊपर की नहीं लगती। दरअसल बात यह है साहब, फिरोज ने कहा, कि सरवरी ढीठ और बेगैरत औरत है। गैरत और इज्जत उतार दो तो सेहत में तो अच्छा होना ही है। खुशतबा औरत है, मजाक और हंसी खेल में ऐसी फहश कलामी करती है कि मर्द भी आपस में कम ही करते होंगे। इसका खामिद फौज में जमादार है, शरीफ आदमी है, आजकल छुट्टी पर आया हुआ है। पता चला है कि सरवरी ने इसे कह दिया है कि इसे तलाक दे दे, वरना वो कचहरी में जाकर तलाक की अर्जी डाल देगी। इधर हमारे बाप ने हमारी माँ को साफ कह दिया था कि वो इसे तलाक दे रहा है और वो घर जाने की तैयारी करे। हमारी माँ तो सदमे से चरपाई से लग गई है। जरा ख्याल करो साहब, हमारे बाप की उम्र 60 के करीब हो रही थी और हमारी माँ इससे 3-4 साल ही छोटी थी, यानी कि बुढ़ापा। इस बुढ़ापे में हमारे बाप ने इश्कबाजी शुरू की और अपना घर उजाड़ने का फैसला कर लिया था। तुमने बाप को रोका नहीं? मैंने पूछा। आखिर तुम उसके जवान बेटे हो, बाप को ये तो कह सकते थे कि इस उम्र में तुम्हारी माँ को ना उजाड़े। बदतीनत और बदज़बान शख्स था, परवेज फिरोज ने जवाब दिया। मैंने रोका तो मुझे डांटकर और गालियां देकर चुप करा दिया। मेरे छोटे भाई ने उसे बाज रखने की कोशिश की तो उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। हमारी माँ के साथ तो उसकी बोलचाल बिल्कुल ही बंद हो गई थी। कत्ल का बायस मकतूल का यही फैसला हो सकता था कि वो अपनी बीवी को तलाक दे रहा था और एक खामिद वाली औरत से शादी कर रहा था। एक शक की बिना पर मैंने फिरोज से पूछा कि इसकी माँ के भाई होंगे। फिरोज ने बताया कि उसका एक ही मामू है और वो बूढ़ा हो चुका है। मैं अब इस शक पर सोचने लगा कि मकतूल को उसकी बीवी ने कत्ल करवाया होगा। बीवी ने सोचा होगा कि कत्ल मिलने की बजाय उसे बेवगी मिले तो ये बेहतर होगी। दूसरा शक सरवरी के खामिद पर था। इसकी बीवी से तलाक मांग रही थी और वजह यह कि वो मकतूल के साथ शादी करने का फैसला कर चुकी थी। कोई खामिद की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जमादार ने सोचा होगा कि इस शख्स को ही खत्म कर दो जिसके पीछे उसकी बीवी तलाक तलब कर रही थी। मैं देख रहा था कि फिरोज बड़ी खुद एतमादी से बात करता था और इसमें दानिशमंदी भी थी। वो जरा सी भी झिझक और कमतरी महसूस नहीं कर रहा था कि थानेदार के साथ बात कर रहा है। इसके साथ यही चंद एक बातें नहीं हुई थीं, बहुत बातें हुई थीं जो मैं तमाम की तमाम तो यहाँ लिख नहीं सकता। कई मौक़ों पर उसने मुझे टोक दिया और मेरी राय पर अपनी राय मुसल्लत की। उसका ये अंदाज मुझे अच्छा लग रहा था। ऐसे आदमी झूठ नहीं बोला करते। मैंने इससे पूछा कि सरवरी के इस जमादार खामिद के मुतालिक उसकी क्या राय है, क्या यह कत्ल करने की हिम्मत रखता है? नहीं, फिरोज ने जवाब दिया, इस शख्स में इतनी हिम्मत नहीं। मेरे बाप की बजाय कोई निहायत मामूली और भिखारी सा आदमी होता तो भी ये जमादार उस पर हाथ न उठाता। वजह? मैंने पूछा। क्या इस शख्स में कोई खास कमजोरी है? अकेला आदमी है, फिरोज ने जवाब दिया, और असल बात यह है कि बिल्कुल मौलवी आदमी है। इसकी हर बात में मजहब होता है और कोई भी बात करे तो कुरान मजीद के हवाले ज़रूर देता है और हदीसें सुनाता है और इस तरह पता चलता है जैसे इसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ नमाज रोज़े की पाबंदी है। मुझे इस शख्स पर ज़रा सा भी शक नहीं। फिरोज के मुतालिक मुझे ये इत्मीनान हो गया था कि तफ्तीश में मेरी रहनुमाई करेगा। अभी तो इसके साथ इब्तिदाई बातें हुई थी। मैंने इसे जाने की इजाज़त दे दी और नंबरदार को बुलाया। नंबरदार ने जो बयान दिया वो फिरोज की बताई हुई बातों की तायीद थी। नंबरदार ने इनमें कुछ इजाफा किया। इस तरह मकतूल का सारा कैरेक्टर खुलकर मेरे सामने आ गया। नंबरदार ने यह भी बताया कि मकतूल अपनी इन तमाम बदकारियों के बावजूद गांव में और जहां जहां तक उसके ताल्लुकात थे अपना वक़ार कायम रखता था। अपने गांव में लोग उसकी इज्जत भी करते थे और इससे डरते भी थे। इज्जत इसलिए कि किसी गरीब और नादार आदमी या औरत को मदद इमदाद की ज़रूरत होती तो वो फ़ौरन इमदाद को पहुंचता और हाजतमंद की मुश्किल आसान कर देता था। और उसका डर ये था कि लोग उसकी बदमाशी और गुंडागर्दी की ताकत से आगाह थे। ये तो आप सब जानते हैं कि देहाती इलाके में खुसूसन और किसी हद तक शहरों में भी
लोग किसी की शराफत से इतने मरूब नहीं होते जितने उसकी गुंडागर्दी की ताकत से होते हैं। नंबरदार ने बताया कि सरवरी पहले अपने खामिद के साथ रहती थी। जमादार की ट्रांसफर जिस छावनी में भी होती, वो सरवरी और बच्चों को वहां रखता था। लेकिन 1 साल से सरवरी गांव आ गई थी। इन लोगों की गांव में जमीन थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी कि साल भर अनाज दे सकती। लेकिन जमादार की तनख्वाह ठीक ठाक थी और पोजीशन भी थी। 4-5 महीनों से सरवरी की दोस्ती मकतूल के साथ हो गई थी और इन दोनों ने अपने इन ताल्लुकात पर पर्दा डालने की ना तो कोशिश की थी और ना ही ज़रूरत समझी थी। फिर ये खबर मशहूर हो गई कि मकतूल अपनी बीवी को तलाक दे रहा है और सरवरी अपने खामिद से तलाक ले रही है। नंबरदार ने एक नई बात ये बताई कि इसे यकीन तो नहीं, शक है कि मकतूल का ताल्लुक डाकू पार्टी के साथ भी था और ये डाकू माल मकतूल के घर छुपा कर रखते थे और जब गिरफ्तारी का खतरा टल जाता था तो वहां से उठाते और तकसीम कर लेते थे। सरवरी के मुतालिक पूछा तो नंबरदार ने वही राय दी जो फिरोज दे चुका था। ढीठ और बेगैरत औरत थी, इसलिए उसने बड़ी दिलेरी से मकतूल के साथ दोस्ती रखी हुई थी। मैंने सरवरी के खामिद पर शक का इजहार किया। फिरोज की तरह नंबरदार ने भी मेरे शक को रद्द कर दिया और कहा कि वो बहुत ही नेक और खुदा से डरने वाला आदमी है। नंबरदार ने बताया कि आजकल ये जमादार छुट्टी पर आया हुआ है। इसकी छुट्टी 1 या 1.5 महीना थी। इसे जब बीवी ने कहा कि इसे तलाक दे दे तो जमादार नंबरदार के पास गया और उसे बताया कि बीवी ने तलाक का मुतालबा किया है और साथ ही ये भी कहा है कि वो मकतूल के साथ शादी करना चाहती है। नंबरदार सरवरी के इखलाक से वाकिफ था, लेकिन ये बात सुनकर वो बहुत हैरान हुआ। हालांकि उसे ये भी मालूम था कि सरवरी के मकतूल के साथ ताल्लुकात हैं। जमादार का मतलब ये था कि नंबरदार उसकी बीवी को कुछ समझाए और फिर मकतूल से भी कहा जाए कि वो अकल से काम ले और अपनी उम्र और घराने को देखे और किसी और का घर भी बर्बाद ना करे। नंबरदार ने यह एहतमाम किया कि झीलदार और गांव के 2 और मोअज़्ज़िनीन के साथ बात की और उन्हें जमादार को साथ लेकर मकतूल के घर गए। नंबरदार ने मुझे ये बात सुनाते हुए हैरत से कहा कि जमादार ने इस तरह तहम्मुल और बुर्दबारी से बात की जैसे वो किसी और के मुतालिक बात कर रहा हो। इसने ना तो शिकायत की और ना ही गुस्से का इजहार किया, ना ही इसके लहजे में एहतिजाज की झलक थी। इन सब ने बारी बारी मकतूल को कायल करने की कोशिश की कि वो इस फतूर को जहन से निकाल दे और अपनी और जमादार की औलाद का ख्याल करे और फिर सबसे बड़ी बात यह कि खुदा से डरे। मकतूल सुनता रहा और उसने किसी के साथ कोई दलील बाजी ना की। आखिर में उसने सिर्फ ये अल्फाज कहे, ये दिल का मामला है। उसने इन सब की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और जमादार से ये कहा कि जमादार साहब, आप अगर अपनी बीवी को मनवा लें तो मैं पीछे हट जाऊंगा। सब मायूस होकर मकतूल के घर से निकल आए और बाहर आकर फिर आपस में तबादला ख्याल करके ये फैसला किया कि जमादार की बीवी के साथ बात की जाए। लेकिन जमादार ने उन्हें रोक दिया। उसने रोकने की वजह ये बताई कि उसकी बीवी पूरी तरह ढीठ और बेहया हो चुकी है और वो नहीं चाहता कि इन मोअज़्ज़िनीन को उसके सामने ले जाकर शर्मसार करवाए। इस तरह ये बात बन न सकी और मामला यहीं पर ख़त्म कर दिया गया। जमादार ने ये अल्फाज कहे कि अल्लाह पर छोड़ दो, सही फैसले उसी की दरगाह में होते हैं। ये बात सुनकर मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि मकतूल किस कदर ढीठ और दिलेर आदमी था। देहात में बहुत कुछ होता है, कत्ल और खून खराबे ज़रा ज़रा सी बातों पर हो जाते हैं और ऐसे वाक़यात भी होते हैं जो शहरियों को हैरान कर देते हैं। लेकिन ऐसा कम ही होता है कि गांव के मोअज़्ज़िनीन किसी को किसी बात से मना करें तो वो इस तरह इनके साथ सलूक करे जिस तरह मकतूल ने उनके साथ किया था। वक्ती तौर पर मोअज़्ज़िनीन का भरम रख लिया जाता था, लेकिन मकतूल ने वो भी न रखा। मकतूल के बेटे फिरोज ने गालिबन बाप की इस फितरत को देखते हुए कहा था कि उसके बाप का यही अंजाम होना था। फिर मैं जमादार के किरदार पर कुछ हैरान हुआ। हैरान होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये ख्याल आया कि अंग्रेज़ों के दौर की हिंदुस्तानी फौज के जमादार, सूबेदार और सूबेदार मेजर गांव में आते तो किसी को पल्ले बांधते ही नहीं थे। फौजी नौकरी में वो अंग्रेज़ों की इतनी ज़्यादा खुशामद किया करते थे जिसके मुतालिक मुहावरा है कि जूतियां चाटते थे। तबीयत के उखड़ और सख्त मिजाज होते थे। इस जमादार के मुतालिक मैंने सुना कि वो इतना हलीमुत्तबे है तो हैरत हुई थी। अगर वो जमादार ना होता तो मैं हैरान भी ना होता। ऐसे आदमी देहाती माशरे में और शहरी माशरे में भी नज़र आ जाते थे जो हर काम अल्लाह पर छोड़ देते और रफ़ो दरगुजर उनका उसूल नहीं बल्कि ईमान होता था।
آج بھی ایسے اللہ کے بندے نظر آ جاتے ہیں جو برے انسان کو اپنی زبان سے برا نہیں کہتے اور نیک انسان کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ میں نے ایسے کئی آدمی دیکھے تھے، وہ کسی کمتر سے آدمی سے ملتے تو ان کا سلام یوں ہوتا تھا: السلام علیکم، بسم اللہ بسم اللہ، اور وہ بڑے احترام سے اس آدمی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے۔ میں نے اس جمع دار کو پوچھ گچھ کے لیے بلانا ہی تھا، لیکن دل میں اس سے ملنے کی خواہش بھی پیدا ہو گئی۔ ایسے لوگ مجھے بہت ہی اچھے لگا کرتے تھے۔ نمبردار نے بتایا کہ سروری مال کھانے والی عورت ہے اور اسے ریشمی اور قیمتی کپڑے پہننے کا شوق ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں بھی ایسی ہی تھی اور وہ بھی بدنام عورت تھی، 1.5-2 سال پہلے فوت ہو گئی تھی۔ البتہ اس کا باپ شریف آدمی تھا اور وہ بڑھاپے میں چارپائی پر ہی پڑا رہتا تھا۔ اس نے اس بیٹی کو دل سے ہی اتار دیا تھا۔ سروری کا کوئی بھائی نہیں تھا، 2 بہنیں تھیں جو اپنے اپنے سسرال میں آباد تھیں۔ ان کے اخلاق کے متعلق پتہ چلا کہ ٹھیک ٹھاک تھے۔ ماں کا سارا اثر سروری نے ہی وصول کیا تھا۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے نمبردار نے بتایا کہ سروری کی ایک بیٹی ہے جس کی عمر 16-17 سال ہے اور وہ ماہی کی طرح خوبصورت لڑکی ہے۔ اس سے چھوٹے 2 بیٹے تھے، ایک کی عمر 12 سال اور دوسرے کی 8 سال تھی۔ آخر میں میرے پوچھنے پر نمبردار نے مقتول کے دونوں بیٹوں کے اخلاق وغیرہ کی یہ رپورٹ دی کہ بڑا بیٹا فیروز بھی باپ کی طرح شریف آدمی نہیں، لیکن وہ باپ کی طرح ذلت اور گھٹیا پن میں نہیں گرا تھا، ہوشیار تھا اور عقل والا بھی تھا۔ ضرورت پڑتی تو وہ بدمعاشی اور غنڈہ گردی بھی کر لیتا تھا۔ ویسے وہ ہر کسی کی عزت کرتا اور عزت کرواتا تھا۔ باپ کی طرح اس کا بھی دوستانہ بڑے بدماشوں کے ساتھ تھا، لیکن اس پر کوئی بھی انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے ان بدماشوں کے ساتھ مل کر کوئی بدماشی کی ہے۔ وہ جوا بھی کھیلتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، لیکن اوچھوں کی طرح بڑھ کے نہیں مارتا تھا۔ فیروز کے چھوٹے بھائی کا نام منصور تھا، عمر 23 سال کے لگ بھگ تھی، خوبصورت جوان تھا اور باپ اور بھائی سے بالکل مختلف۔ اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ قصبہ قریب ہونے کی وجہ سے اس نے 10 جماعتیں پاس کر لی تھیں۔ ہائی اسکول صرف قصبے میں تھا۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ دونوں بھائی اپنے باپ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور باپ کے ساتھ ان کی اکثر انبن رہتی تھی۔ ایک بات بتاؤ چودھری، میں نے نمبردار سے پوچھا، تمہارا شک کس پر ہے؟ ملک جی حضور، نمبردار نے کہا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہی طلاقوں کا لین دین اور سروری کے ساتھ عشق بازی قتل کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن یہ شخص اپنے پاک والے مکان میں بڑے پیمانے پر جوا کھلواتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے بدماش جوئے باز کو اس نے دھوکہ دیا ہو، جیسا کہ یہ لوگ جواریوں کو دیا کرتے تھے، اور اس جواری نے اس کا معاملہ ہی صاف کر دیا ہو۔ مقتول کی درپردہ جو زندگی گزر رہی تھی وہ ایسی تھی جو دشمنی پیدا کرتی ہے۔ معلوم نہیں کس کے ساتھ اس نے دھوکہ فریب کیا یا کس کو نقصان پہنچایا اور اگلے نے قتل کر کے انتقام لے لیا۔ مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ شخص سروری کے پیچھے قتل ہوا ہے، میں نہیں مانوں گا۔ نمبردار کی رائے مجھے کچھ ٹھیک معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اسے کچھ خفیہ ہدایات دیں اور کہا کہ وہ چلا جائے اور جمع دار کو میرے پاس بھیج دے۔ خوش پوش اور خوش وضع جمع دار اندر آیا تو میں اس کی تعظیم کو اٹھا اور اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ اس کا قد کم و بیش 6 فٹ تھا اور جسم بہت ہی اچھا تھا۔ اسے بٹھایا، حال احوال پوچھا اور دوستانہ انداز سے ویسے ہی 1-2 باتیں کیں۔ بے شک اس کے متعلق مجھے جو بتایا گیا تھا کہ اللہ سے ڈرنے والا نیک آدمی ہے، اس لیے اس پر قتل کا شک نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن میں پولیس آفیسر تھا اور اسے ایک پولیس آفیسر کی نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس پر قتل کا شک کیا جا سکتا تھا، وہ آخر انسان تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے جمع دار صاحب؟ میں نے پوچھا۔ کیا آپ کی بیوی واقعی آپ سے طلاق مانگ رہی ہے؟ یہ ٹھیک ہے انسپکٹر صاحب، اس نے جواب دیا، وہ طلاق اس لیے مانگ رہی تھی کہ مقتول کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اسے طلاق نہیں دے رہا تھا۔ لیکن اب تو آپ اسے گھر میں نہیں رکھنا چاہیں گے؟ میں نے کہا، ایسی بے وفا اور بے حیا عورت کو کون گھر میں رکھتا ہے؟ نہیں انسپکٹر صاحب، جمع دار نے کہا، میں اسے اب بھی طلاق نہیں دوں گا۔ وہ گمراہ ہو گئی تھی۔ اللہ کا حکم ہے کہ جو گمراہ ہو جائے اسے راہ راست پر لایا جائے۔ سزا اور جزا اللہ کے اختیار میں ہے۔ بندہ اللہ کے قانون اور فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو یہ گناہ ہے۔ میں نے اس کے ذہن اور دل سے بھید نکلوانے کے لیے مقتول کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ اچھا ہوا وہ مارا گیا ہے، قانون میرے ہاتھ میں ہوتا تو اسے اپنے ہاتھوں گولی مارتا۔ نہیں انسپکٹر صاحب، اس نے کہا، کسی کی موت پر خوش نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔
कानून मेरे हाथ में नहीं जमादार साहब, मैंने कहा। अगर वो कत्ल न हो जाता तो मैं खुद उसे गोली मारता। उसने फिर मेरी बात को नापसंद किया और साथ ही एक हदीस सुना दी। फिर उसके साथ इस मसले पर जितनी बातें हुई उन पर मजहब का रंग चढ़ता चला गया। इसने कहा कि वो अगर बीवी को तलाक दे देता तो वो बहुत ही जलीलो ख्वार होती। मकतूल के मुतालिक उसने कहा कि वो ज़बरदस्त बदमाश और बदकार आदमी था। शादी की बजाय सरवरी को कुछ अरसा यूं ही अपने साथ रखता और फिर इसे किसी तरफ चला देता। जमादार ने कहा कि वो बीवी को तलाक दे देता तो ये इसका गुनाह होता, क्योंकि वो जानता था कि एक शैतान सिफ्त आदमी ने सरवरी को अपने ज़ेरे असर कर लिया है। मैं उसके अखलाक से मुतासिर तो ज़रूर हुआ, लेकिन मेरी निगाह में वो एक मुश्तबा था। उसका अंदाज और रवैया ऐसे था जैसे इसे एहसास ही नहीं कि मैं इसे मुश्तबा समझ रहा हूँ। इसकी बातों का रंग दोस्ताना और बेतकल्लफाना होता जा रहा था। मैंने इसे मायूस न किया और इसे इशारा भी न दिया कि मैं तफ्तीश कर रहा हूँ और इस पर मुझे शुबा है। मेरे सब्र तहम्मुल ने मुझे ये फ़ायदा पहुंचाया कि जमादार ने बातों बातों में एक और इंकशाफ कर दिया। वो ये था कि उसकी बीवी ने उसे एक रोज़ बताया कि इनकी बेटी, जिसकी उम्र 16-17 साल थी, मकतूल के छोटे बेटे मंसूर के साथ शादी करना चाहती है। जमादार ने कहा कि सरवनी ने इसे ये बात ऐसे अंदाज से बताई थी जैसे वो ये साबित करना चाहती थी कि मकतूल का घर जन्नत जैसा है, जहाँ वो खुद भी जाने को बेताब है और उसकी बेटी भी इसी घर में जाना चाहती है। जमादार को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने सरवरी से कहा कि वो अपनी बेटी को कभी ऐसे बदकार घराने में नहीं जाने देगा। सरवरी को वो पहले ही बहुत समझा चुका था कि वो अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह न करे। सरवरी ने अपनी बेटी की बात की तो फिर जमादार ने उसे बिठाकर पिंदो नसीहत की, लेकिन सरवरी इखलाक की तमाम हदूद फलांग गई थी और अब उसकी वापसी मुमकिन नज़र नहीं आती थी। जमादार ने यह भी बताया कि इसकी बीवी सरवरी ने इसे बताया था कि मकतूल ने इनकी बेटी को कबूल करने से इनकार कर दिया था। वजह मालूम नहीं हो सकी थी। जमादार के साथ मैंने बहुत वक्त लगाया, लेकिन आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि ये शख्स कत्ल जैसी संगीन वारदात न कर सकता है और न ही करवाने के काबिल है। मैंने तो 2-3 मरतबा शिद्दत से महसूस किया कि अगर ये शख्स जहनी मरीज नहीं तो इसकी जहनी हालत नॉर्मल भी नहीं। आजकल आप देख रहे हैं कि किसी ने कोई नारवा बात कह दी तो मौलवियों ने शोर मचा दिया और फतवा दे दिया कि ये शख्स वाजिबुल कत्ल है। जमादार भी अपने ऊपर मजहबी जनून तारी किए हुए था, लेकिन जो इंसान वाकई वाजिबुल कत्ल था इसे वो बख्श रहा था। मैंने इसे रुखसत कर दिया। रात हो गई थी। मकतूल की लाश गांव में आ चुकी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी। पोस्टमार्टम कस्बे में सरकारी अस्पताल में हुआ करता था। डॉक्टर ने मौत का बायस गला घुटना ही लिखा था और मौत का वक्त रात 10 और 10:30 बजे के दरमियान लिखा था। नंबरदार ने बड़े पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम कर रखा था। मैंने अपने हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों को अंदर बुलाया और हम सब ने इकट्ठे खाना खाया। मैंने मकतूल के बड़े बेटे फिरोज को शामिल तफ्तीश किया था। अब मैं ज़रूरी समझने लगा कि इसके छोटे बेटे मंसूर से भी पूछगछ की जाए। ये मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि नंबरदार ने बताया था कि बड़ा बेटा अपने बाप की लाइन पर चला गया था और छोटा बेटा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। छोटे बेटे में कोई बुरी आदत नहीं थी। मेरे जहन में ये शक पैदा हो गया था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मकतूल और उसके बड़े बेटे के दरमियान कोई चपकलिश या इख्तिलाफ हो और वो एक दूसरे को अच्छा न समझते हों। इस शक की बिना पर मैंने नंबरदार से कहा कि मकतूल का छोटा बेटा लाश के साथ पोस्टमार्टम के लिए चला गया था। लाश वापस आ गई है और वो भी वापस आ गया होगा। इसे अभी मेरे पास भेज दे। थोड़ी देर बाद एक खूबरू जवान मेरे पास आया। हम खाने से फारिग हो चुके थे और मैं अकेला बैठा था। लालटेन की रोशनी में इस जवान का चेहरा देखा। घबराहट और खौफ साफ नजर आ रहा था। मैंने उसके साथ उसके बाप के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया और फिर इससे पूछा कि उसका क्या ख्याल है, उसके बाप को किसने कत्ल किया है। मेरे सवाल पर वो पहले से भी ज़्यादा घबराहट में मुब्तला हो गया और उसकी बेचैनी साफ नजर आने लगी। मैंने बड़े प्यार से उसकी हौसला अफजाई की और बताया कि मुझे सारी बातें मालूम हो गई हैं, लेकिन मैं इसकी राय जानना भी ज़रूरी समझता हूँ। उसने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज कहे कि मैं क्या बता सकता हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मैंने उससे सवालात के ज़रिए बातें पूछनी शुरू की, लेकिन हर सवाल का जवाब देते हुए उसकी ज़बान हकलाने लगती थी और वो घूंट सा निकलकर दाएं बाएं देखने लगता था। मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि इतने रौबदार बाप का बेटा इस कदर कमज़ोर दिल और कम हौसला होगा। मुझे कहना पड़ा कि वो क्यों इतना ज़्यादा घबरा रहा है
और मैंने ये भी कहा कि बाप की मौत का सदमा तो नहीं है, लेकिन तुम जैसे नौजवान बेटे तो भड़क भड़क कर बात किया करते हैं। मेरी इस बात का इस पर यह असर हुआ कि वो तो जैसे रोने पर आ गया हो। मैंने इसे कहा कि उसका भाई तो बड़ी ही जुर्रतमंदी और खुद एतमादी से बात करता है, लेकिन वो बिल्कुल ही बुज़दिल निकला। मुझे तवक्को थी कि मेरी इस बात का कुछ अच्छा असर होगा, लेकिन असर उल्टा ही हुआ। मैंने इससे जो पूछगछ की वो मैं तफसील से नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि इससे कोई ख़ास बात मालूम नहीं हुई थी। मैं इसके बड़े भाई के हवाले से कोई बात पूछता था तो वो कह देता था कि वो ठीक कहता है, और कभी इस जवाब के साथ ये भी कह देता कि वही बेहतर जानता है, ठीक ही कहता होगा। मुख्तसर ये कि इस खूबरू नौजवान ने मुझे खिलाफ तवक्को बिल्कुल ही मुतासिर नहीं किया। मैंने उसके दिल से अपना खौफ उतारने की भरपूर कोशिश कर डाली थी। अब मैंने ये राय कायम कर ली कि ये बूढ़ा सा लड़का है और यही इसका स्टाइल है। अगर सरवरी की बेटी इसके साथ शादी करना चाहती थी तो इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। फिर भी मैंने मंसूर से पूछा कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है। उसने अजीब अहमकाना तरीके से सर हिलाया और आस्था से कहा कि ये दुरुस्त है, लेकिन उसका बाप नहीं मानता था। मैंने वजह पूछी तो उसने रुक रुक कर और कुछ हकलाते हुए ये जवाब दिया कि उसका बाप लड़की की माँ से शादी कर रहा था, इसलिए बाप नहीं चाहता था कि वो सरवरी की बेटी के साथ शादी करे। मैंने इसे उठा दिया और मुझे कुछ अफसोस हुआ कि इतना वक्त ज़ाया किया है। अगर मुझे सही याद है तो रात के 9 बज चुके थे। मैंने सरवरी को भी बुलाना था और मकतूल की बीवी को भी। बेहतर ये समझा कि झीलदार और इन 2 मोअज़्ज़िज़ीन को बुला लूँ जो नंबरदार के साथ मकतूल के पास गए थे। ये मेरा तजुर्बा है कि इन लोगों से पेशावर और तजुर्बेकार मुखबिरों की निस्बत ज़्यादा कीमती बातें मालूम हो जाया करती थीं। ये लोग थानेदारों को खुश करने के लिए घर घर की खबर रखते थे और टोह में लगे रहते थे कि इन्हें दूसरों के राज और अंदर खाने की बातें मालूम हो जाएं। फिर वो थानेदार के पास जाकर ये खबरें पहुंचाते और चुगलखोरी करते थे। मैंने नंबरदार से कहा कि वो इन तीनों को बुलाए और सबसे पहले झीलदार को मेरे पास भेजे। मालूम हुआ कि झीलदार पहले ही बाहर बैठा हुआ है। झीलदार मेरे पास आया, खुशामदीपन का ये आलम कि रुकू में चला गया और दोनों हाथ माथे पर रखकर मुझे सलाम किया। फिर आगे बढ़ा और मेरा दायां हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी दोनों आंखों से लगाया। फिर मेरे हाथ को चूमा और मेरा हाथ बड़ी एहतियात से मेरी रान पर रख दिया, जैसे ये बेहतियाती से रखा तो गिरकर टूट जाएगा। ये शख्स अधेड़ उम्री से कुछ ऊपर चला गया था। इत्तेफाक से ये मकतूल की बिरादरी का ही आदमी था और कुछ रिश्तेदारी भी थी। उसने मकतूल के मुतालिक तकरीबन वही रिपोर्ट दी जो नंबरदार दे चुका था। चूंकि ये मकतूल के रिश्तेदारों में से था, इसलिए इसने मकतूल के अंदर खाने की भी कुछ बातें बताईं। मसलन एक बात ये कि मकतूल के दोनों बेटे फिरोज और मंसूर माँ की तरफदारी में लगे हुए थे और बाप के दुश्मन बन गए थे। बाप के साथ दोनों बेटों की और माँ की बोलचाल बंद हो चुकी थी। फिरोज से तो मकतूल कन्नी कतराता था, लेकिन मंसूर को उसने 2-3 बार मारा पीटा भी था। अगर ऐसी बात थी, मैंने कहा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि माँ ने बेटों को भड़काकर तैयार कर लिया हो कि पेशतर इसके कि ये शख्स इस बेहया सरवरी के साथ शादी करे, बाप को दोनों बेटे दुनिया के तख्ते से उठा दें? नहीं हुजूर, बूढ़े झीलदार ने जवाब दिया। माँ को बेटों के साथ बहुत ही प्यार था और जहाँ तक मैं समझ सका हूँ ये औरत तलाक कबूल कर लेती, लेकिन ये कभी बर्दाश्त न करती कि उसके बेटे बाप के कत्ल में पकड़े गए हैं और उन्हें सजाए मौत हो जाएगी। झीलदार ने बताया कि मकतूल के दोस्ताना ताल्लुकात एक डाकू के साथ थे। नंबरदार ने ये बात शक में बताई थी, लेकिन झीलदार ने यही बात पूरे यकीन के साथ बताई और ये भी बताया कि इस डाकू को 2 साथियों समेत 7-7 साल सजाए कैद हुई है और उन्होंने सजा का भी अभी 1 ही साल पूरा किया है। झीलदार ने ये बात भी पूरे यकीन के साथ बताई कि ये डाकू डकैती का माल मकतूल के घर छुपा कर रखते थे और मौजू वक्त पर वहां से ले जाते और मकतूल को इसका हिस्सा दे दिया जाता था। मकतूल की बीवी का एक भाई भी था जो खासा बूढ़ा हो चुका था। मैं झीलदार से इसके मुतालिक पूछ रहा था तो उसने बताया कि उसका रद्द अमल क्या है। झीलदार ने बताया कि वो कत्ल और खून खराबे की बातें सोचने वाला आदमी नहीं। झीलदार को अच्छी तरह मालूम था कि उसने मकतूल की बीवी को उसके दोनों बेटों को कहा था कि जब मकतूल बीवी को तलाक देगा तो अदालत में जाएंगे और मकतूल के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। उसका इरादा ये था कि मकतूल से जायदाद का हिस्सा वसूल किया जाएगा। मुझे इस मसले के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी कि मकतूल की जायदाद का हिस्सा किसे मिलता है और क्या होता है।
मेरी दिलचस्पी तो ये थी कि कोई सुराग मिल जाए और मैं उसके कातिल तक पहुंच सकूं। झीलदार से जमादार के मुतालिक पूछा और उसे कहा कि मुझे सिर्फ ये बताए कि जमादार पर कत्ल का शक किया जा सकता है या नहीं। उसने कहा कि जमादार को जहन से निकाल दूं। मैं जमादार को शरीफ और नेक इंसान कहता था, लेकिन झीलदार ने उसे बेवकूफ़, बुज़दिल और बग़ैरत कहा, और ये भी कहा कि उसने खुद अपनी बीवी को सर चढ़ाया था और वो इतनी आज़ाद हो गई कि उसके हाथ से ही निकल गई। मैंने मकतूल के छोटे बेटे मंसूर के मुतालिक बात की और कहा कि मेरे पास आकर उसकी क्या हालत हो गई थी। मैंने इसे डरपोक और बुज़दिल कहा, लेकिन झीलदार ने मेरी इस राय पर यकीन न किया। उसने कहा कि बेशक बड़ा भाई बदमाशी की तरफ चला गया है, लेकिन जो दिलेरी और गैरत इस छोटे में है वो बड़े में नहीं। झीलदार हैरान होता था कि मंसूर ने मेरे सामने ऐसी कमजोरी और बुज़दिली का मुजाहरा क्यों किया। इस मसले पर बात करने की कोई ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने वैसे ही जिक्र छेड़ दिया कि सरवरी की बेटी मंसूर के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन मकतूल ने इजाज़त नहीं दी थी। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मैंने अभी बात की ही थी कि झीलदार ने बोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि ये बात बाहर शायद किसी और को मालूम नहीं। सरवरी की बेटी, जिसका नाम फरखुंदा है, मंसूर को पसंद करती और मंसूर उसे पसंद करता है। ये मालूम नहीं कि इनकी आपस में खुफिया मुलाकातें भी होती थीं या नहीं। अलबत्ता ये मालूम है कि मंसूर ने अपनी माँ से कहा कि वो सरवरी की बेटी के साथ शादी करना चाहता है, तो माँ ने मकतूल को बताया। मकतूल ने इनकार कर दिया, लेकिन बात यहीं ख़त्म न हुई। मंसूर ने जिद शुरू कर दी तो बाप ने उसे 2 दफ़ा मारा पीटा। इस मसले पर मकतूल के घर में अच्छा खासा फसाद भी हुआ था। ये भी मालूम हुआ कि मंसूर ने यहाँ तक कह दिया था कि वो इस लड़की को साथ लेकर घर से भाग जाएगा। झीलदार ने यह भी बताया कि मंसूर ने अपनी माँ से कहा था कि किसी दिन इसका बाप का गला घोट दूंगा। ये बात मंसूर की माँ ने झीलदार को खुद बताई थी। झीलदार ने मंसूर को समझाया था कि वो ऐसी बातें छोड़ दे और ऐसी जिद छोड़ दे और ये सोचे कि फरखुंदा बदनाम माँ की बेटी है। झीलदार बताता था कि मंसूर एक तो पक्का इरादा कर चुका था कि फरखुंदा के साथ ही शादी करेगा, और अपने बाप का तो वो दुश्मन ही हो गया था। इस बात पर भी बाप ने मंसूर को मारा पीटा था। झीलदार ने मुझे ये भी बताया कि उसने मकतूल से कहा था कि अब बेटे पर हाथ उठाना छोड़ दे, ये अब जवान हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि बेटा भी हाथ उठा बैठे। मकतूल ने कहा था कि उसने इस पर हाथ उठाया तो वो बेटे को जान से मार डालेगा। बाप की ये बात बेटे के कानों में पड़ी तो बेटे ने माँ से कहा था कि अब देखना कौन किसे मार डालता है।